अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया है तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर्स हों या आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपने देखा होगा कि इसी चैनल पे हम लोगों ने लगातार ये सीरीज़ जारी रखी है। यानी कि पेपर 1 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो एनआईओएस ने अपने परीक्षाओं में पूछे हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। उसके अलावा पेपर 2 के चैप्टर 4 तक के भी सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। ये चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज दूसरा सेशन होने वाला है। एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर का। ये संभवतः हो सकता है आपके लिए आखिरी क्लास हो। इसके बाद आपको चैप्टर 6 देखने को मिलेगा। चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं आज का ये प्रश्न, जो कि तीसरा होने वाला है और इस सेशन का पहला प्रश्न है। जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं इसको। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो पाठ्यक्रम संचालन में कौन कौन सी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे कि जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम क्या है और हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए सीखना तभी प्रभावी होता है जब शिक्षण प्रक्रिया रोचक, गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक हो। छोटे बच्चों का ध्यान लंबे समय तक एक ही प्रकार की पढ़ाई में नहीं टिकता, इसलिए शिक्षकों को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो सीखने को आनंददायक बना सके। इसी उद्देश्य से शिक्षा में जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम जैसे शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये संसाधन बच्चों के सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाते हैं और उन्हें सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको ये जो पढ़ना है, यानी कि जो भी कोर्स आप कर रहे हैं बीएड शिक्षकों के लिए जो ब्रिज कोर्स अनिवार्य है, वो सिर्फ इसीलिए अनिवार्य है कि आपने बीएड किया हुआ है और बीएड शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इसलिए उनको अनिवार्य रूप से 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आपको पता है कि जब प्रारंभिक स्तर पर बच्चा होता है, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में होता है, तो वो बहुत छोटा होता है और तब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गतिविधि और खेल आधारित शिक्षण जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। यही रीज़न है कि जब भी आप 1 से 5 तक की कक्षाओं की बात करते हैं तो आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है उसको ज़्यादा प्रभावी समझते हैं, उसको अपनी टीचिंग में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों का जो शिक्षण है वो प्रभावी हो, अधिगम प्रभावी हो। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा बहुत छोटा होता है और उसका सीखना तभी प्रभावी होगा जब वो शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेगा, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाएगा। रोचक तरीके से आप सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चा नीरस महसूस करेगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा। तो आपको आवश्यकता है इस बात का ध्यान रखने का कि बच्चे कैसे सक्रिय हैं, कैसे उनकी जो जिज्ञासा है बनी हुई है, उनकी जो रोचकता है वो बनी हुई है। तो इसलिए जब भी आप शिक्षण कार्य करें प्रारंभिक कक्षाओं में, यानी कि 1 से 5 की कक्षाओं में, चूँकि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको 6 to 8 पढ़ाने की ही ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए ये बीएड शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है ब्रिज कोर्स, कि आप जान सकें कि प्रारंभिक कक्षाओं में आप कैसे पढ़ाएं और कैसे बेहतर तरीके से आप शिक्षण कार्य कर सकें। तो कभी भी आप प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने का प्रयास करें तो ऐसा प्रयास करें कि जो शिक्षण है वो आनंददायक हो, रोचक हो, लंबे समय तक के लिए हो, प्रभावी हो और बच्चे सक्रिय हों। तो देखते हैं, जादुई पिटारा का हम प्रयोग इसीलिए करते हैं कि बच्चा ध्यान दे, इंटरेस्ट ले और सीखे। आइए समझते हैं जादुई पिटारा क्या है। जादुई पिटारा प्राथमिक शिक्षा में उपयोग होने वाला एक शैक्षणिक संसाधनों का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स है। इनमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे चित्र, कार्ड, कहानी कार्ड, खेल सामग्री, गतिविधि कार्ड, खिलौने, पहेलियाँ तथा अन्य रचनात्मक सामग्री होते हैं। शिक्षक इन सामग्री का उपयोग करके बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में जादुई पिटारा होगा।
और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं, कहानी कार्ड होते हैं, खेल की सामग्री होती है, गतिविधि कार्ड होते हैं, बहुत सारी पहेलियाँ होती हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं और बहुत सारी रचनात्मक सामग्री होती हैं। और जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो इन सारी सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जादुई पिटारा एक ऐसा टीचिंग मटेरियल ऐड है जिनमें ये सारी सामग्री समाहित रूप से होती है और आप इनका एक एक करके प्रयोग करते हैं अपनी कक्षाओं में पढ़ाने हेतु, उसकी आपके सब्जेक्ट की आवश्यकता अनुसार, बच्चों के जिज्ञासा अनुसार। देखिए, इसे जादुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी सामग्री होती है जो बच्चों में उत्सुकता और आनंद पैदा करती है। जब शिक्षक कक्षा में जादुई पिटारा खोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि उन्हें कुछ नया और रोचक सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसका नाम इसीलिए जादुई पिटारा रखा गया है कि जब भी बच्चा इसको देखता है तो उसे लगता है कि कुछ मैजिक होने वाला है, जब भी वो पढ़ाई करेंगे तो उसमें कुछ अलग होगा, इसलिए इसका नाम जादुई पिटारा रखा गया है। क्या क्या विशेषताएं हैं जादुई पिटारे की, आइए देखते हैं। जादुई पिटारा की विशेषताएं: यह गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें रंगीन और आकर्षक शिक्षण सामग्री होते हैं। बच्चे की आयु और स्तर के अनुसार सामग्री तैयार की जाती है। सीखने को खेल और मनोरंजन से जोड़ता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जादुई पिटारे की, क्योंकि यह गतिविधि आधारित होता है और इसमें बहुत सारी आकर्षक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को फैसिनेट करती हैं, जिज्ञासा बढ़ाती हैं। बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार इसको तैयार किया जाता है, इसलिए बच्चे का ध्यान पूरा इसमें लगा होता है, बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है और सीखने को मनोरंजन बनाता है। आगे देखिए, जादुई पिटारा की भूमिका। प्राथमिक कक्षाओं में जादुई पिटारा बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, चलिए देखें। सबसे पहले है सीखने को रोचक बनाना। जादुई पिटारा बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर देता है। चित्र, कार्ड, कहानी कार्ड और खेल सामग्री के माध्यम से पढ़ाई मनोरंजक बनती है। देखिए, जब भी आप जादुई पिटारा का प्रयोग करेंगे अपनी कक्षाओं में तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगेगा, वो आकर्षक चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं आकर्षित होगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, वो सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में भाग लेगा। और इस तरीके से आप बहुत सारे चित्र कार्ड, कहानी कार्ड का प्रयोग करेंगे जिससे पढ़ाई मनोरंजक बन जाती है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि सीखना जो होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। आगे देखिए, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा। इसका उपयोग करने से बच्चे केवल सुनने तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि गतिविधियों में भाग लेते हैं, इससे उनकी सहभागिता बढ़ती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी बच्चा इन सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा, ये करता हुआ नज़र आएगा तो वो बिल्कुल एक्टिव होगा। बच्चों के सामने जब आप कोई फ्लैश कार्ड या कोई कहानी कार्ड रखेंगे तो वो उसके प्रति जिज्ञासा उसके उत्पन्न होगी और पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी भी टीचिंग लर्निंग ऐड का प्रयोग करते हैं अपनी कक्षाओं में तो बच्चा बहुत ही सक्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिव लर्नर के रूप में आपके सामने नज़र आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जादुई पिटारा सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास। जादुई पिटारे में मौजूद विभिन्न गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। देखिए, बच्चों के सामने जब आप भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें रखेंगे, अलग अलग तरीके के कार्ड, फ्लैश कार्ड, कहानी कार्ड, तो बच्चा हमेशा सोचेगा उसके बारे में कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं। तो इस तरह बच्चे में रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास भी होगा। आगे देखिए, समूह में सीखने को प्रोत्साहन। देखिए, जब भी आप जादुई पिटारा या ऐसी कोई भी सामग्री का प्रयोग करते हैं अपने बच्चों में, अपनी कक्षा में, तो बच्चे सामूहिक रूप से सीखते हैं। इस तरीके से बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बच्चों में सामूहिक गतिविधियां बढ़ती हैं, बच्चे सामूहिक कार्य करना शुरू करते हैं, उनमें टीम भावना का विकास होता है, एक दूसरे की सहयोग करने का विकास होता है और कहीं ना कहीं उनका जो सोशलाइजेशन है यानी कि सामाजिकरण है वो भी होता है। आगे देखिए, ऑडियो प्रोग्राम क्या होता है, देखेंगे। ऑडियो प्रोग्राम ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं जिन्हें ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इनमें कहानियाँ, कविताएं, गीत, संवाद, भाषा, अभ्यास और शैक्षणिक संदेश शामिल हो सकते हैं। इन्हें रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा सुनाया जा सकता है। देखिए, जब भी आप पढ़ाते वक्त किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जो कि ऑडियो फॉर्म में हो, यानी कि सिर्फ बच्चों को सुनाई दिया जाए,
तो उसे हम ऑडियो प्रोग्राम कहते हैं। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम सुनाना चाहते हैं बच्चे को, तो आप रेडियो का प्रयोग करते हैं, या रेडियो पे कोई प्रोग्राम सुना रहे हैं तो वो उसके लिए ऑडियो प्रोग्राम का कार्य हो जाता है। या अगर बच्चे को देशभक्ति गीत सुनाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, तो आपने बच्चे को अपने मोबाइल फ़ोन से या टैब से कोई गाना सुना दिया, ऑडियो हो, तो वो ऑडियो प्रोग्राम का कार्य करेगा। तो ऐसे कोई भी संदेश जो भी आप ऑडियो फॉर्म में बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं, वो आपके लिए ऑडियो प्रोग्राम का काम करते हैं। आप इन्हें रेडियो पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या किसी भी डिजिटल माध्यम के द्वारा सुना सकते हैं। यानी कि जो भी ऑडियो फॉर्म में हो, जो भी श्रव्य फॉर्म में हो, बच्चों के लिए जानकारी जो बच्चे के शैक्षणिक कार्य को बढ़ाते हैं या बच्चे में जो अधिगम की भावना है उसको विकसित करते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रोग्राम आप ऐसे श्रव्य रूप में लॉन्च करते हैं या लाते हैं अपने बच्चों के सामने, उसको हम ऑडियो प्रोग्राम कहते हैं। ऑडियो प्रोग्राम बच्चों को सुनने के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। यह विशेष रूप से भाषा सीखने और सुनने की क्षमता विकसित करने में बहुत उपयोगी होते हैं। देखिए, जब भी आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि अगर बच्चा कभी भी सुनेगा तो वो उसकी जो श्रवण कौशल है वो विकसित होगी, उसका भाषाई कौशल विकसित होगा। जब बच्चा सुनता है तो वो सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, क्योंकि उसकी भाषाई कौशल का विकास होता है, उनका शब्द भंडार का विकास होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ऑडियो प्रोग्राम बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो वह उनकी आयु अनुसार हो, उनकी कक्षाओं के अनुसार हो, उनके सब्जेक्ट के अनुसार हो। इससे बच्चे की सुनने की क्षमता का विकास तो होता ही होता है, साथ ही उनका भाषाई कौशल भी बढ़ता है। आगे देखिए, ऑडियो प्रोग्राम की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, इसमें ध्वनि और संगीत का उपयोग होता है। सेकंड है, यह सुनने के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है, इसे आसानी से विभिन्न डिजिटल उपकरणों पर चलाया जा सकता है। और चौथा है, यह बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जानते हैं अपनी कक्षाओं में जब भी आप ये ऐसे एड्स यूज करते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये संगीत और ध्वनि का उपयोग होता है, तो जो पारंपरिक कक्षाएं हैं उनसे हट के आप काम कर रहे हैं, और जब भी आप पारंपरिक चीज़ों से हट के काम करेंगे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। ये सुनने के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे के भाषाई कौशल को विकसित करते हैं, बच्चे की सुनने की क्षमता को विकसित करते हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, और बच्चा सीखने का प्रयास करता है। अब देखिए, ऑडियो प्रोग्राम की भूमिका। प्राथमिक कक्षाओं में ऑडियो प्रोग्राम बच्चों के सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भाषा विकास में सहायक। अभी मैंने बताया कि जब बच्चा सुनता है तो वो सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख रहा होता है, यानी कि उसके भाषाई कौशल का भी विकास होता है। उसके पास शब्द भंडार आते हैं, वह शब्दों को बोलने का तरीका सीखता है, उसका सही उच्चारण सीखता है। तो जब भी बच्चा कुछ सुन रहा है तो वो सुनने के साथ साथ उसको बोलना भी सीख रहा होता है। नेक्स्ट है, सुनने की क्षमता का विकास। हाँ, जब बच्चा लंबे समय तक कोई प्रोग्राम सुन रहा है तो इससे उसकी सुनने की क्षमता भी विकसित होती है। देखिए, जब बच्चे कहानी और गीत सुनते हैं तो उनकी सुनने और समझने की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप अपने क्लास में स्टोरी नरेट करते हैं तो बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। उसी तरीके से अगर आप ऑडियो फॉर्म में कोई स्टोरी बच्चे को या कोई गीत बच्चे को सुना रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है। इट मीन्स कि उसकी जो श्रवण कौशल है, यानी कि जो उसका लिसनिंग स्किल है, वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो रहा है। नेक्स्ट है, सीखने को आनंददायक बनाना। गीत, कविताएं और कहानियाँ बच्चों को आकर्षित करती हैं, जिससे पढ़ाई मनोरंजक बन जाती है। आगे देखिए, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना। ध्वनि और कहानी सुनते समय बच्चे अपने मन में चित्र बनाते हैं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि जब भी बच्चा कुछ सुनेगा तो उससे जब भी उसके दिमाग में कोई वर्ड जाएगा, उस वर्ड से रिलेटेड वो फिगर ज़रूर फिगर आउट करता है, यानी कि बनाने का प्रयत्न करता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये श्रवण माध्यम है, यानी कि जो ऑडियो फॉर्म है, ये बच्चों के कल्पना शक्ति को कहीं ना कहीं विकसित करने का कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम का संयुक्त महत्व। जब जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक किसी कहानी का ऑडियो चलाते हैं
और साथ में जादुई पिटारा से चित्र कार्ड दिखाते हैं तो बच्चे उस कहानी को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, जब भी बच्चा अपनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा तो उसका अधिगम जो है वो हमेशा स्ट्रांग होगा। आपको पता है कि सुनने से बेहतर देखना होता है, और जब भी बच्चा देख के सीखता है और सुन के सीखता है, यानी कि देखने के साथ साथ सुनता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ ज़्यादा काम करती हैं, और ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ मतलब ज़्यादा अधिगम स्ट्रांग। तो इस प्रकार ये दोनों संसाधन बहु इंद्रिय अधिगम यानी कि मल्टी सेंसरी लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, जिसमें बच्चे सुनकर, देखकर और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जादुई पिटारा और ऑडियो प्रोग्राम प्राथमिक शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संसाधन हैं। जादुई पिटारा गतिविधियों और खेल के माध्यम से सीखने को रोचक बनाता है, जबकि ऑडियो प्रोग्राम सुनने के माध्यम से भाषा और समझ विकसित करते हैं। इन दोनों के उपयोग से कक्षा का वातावरण आनंददायक और बाल केंद्रित बनता है। परिणाम स्वरूप बच्चों का सीखना अनुभव समृद्ध होता है और वे अधिक उत्साह के साथ शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 रही। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4, जो कि कहता है कि दीक्षा पोर्टल क्या है। पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बनाने में डिजिटल संसाधनों की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं, दीक्षा पोर्टल के संदर्भ में समझाइए आप। तो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। डिजिटल संसाधन शिक्षक को अधिक रोचक, सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने और पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बनाने में सहायक है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपको दीक्षा के बारे में बताया था कि दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्कैन करके बच्चों को स्टोरी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अभ्यास कार्य करा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट आप इसका प्रयोग करते होंगे अपने स्कूलों में, जब भी आप पढ़ाते होंगे या शिक्षण कार्य करते होंगे तो समझेंगे इसको कि दीक्षा पोर्टल क्या है। आइए देखते हैं। दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। चलिए समझते हैं इसको और आगे अच्छी तरीके से। दीक्षा पोर्टल पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वीडियो, ऑडियो, ई सामग्री, अभ्यास प्रश्न, गतिविधियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से इस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर अपने स्कूलों में दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल करते होंगे। ये ऐप है जो एक भारत सरकार द्वारा आपको टैब में प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो भी आपने ऐप यूज किए होंगे अपने स्कूल के टैब में या अपने फ़ोन में, तो इसका प्रयोग करके आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करते हैं। आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं उनका डिजिटल रूप में जितना भी सामग्री है वो उपलब्ध होता है इस पोर्टल पे। अगर आपने कभी भी बच्चों को पढ़ाया होगा तो ज़रूर देखा होगा, और आपने पढ़ाया ही होगा क्योंकि ये अनिवार्य है, आपको दीक्षा का प्रयोग करना ही करना है अपने स्कूलों में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दीक्षा पोर्टल है इस पे संबंधित वीडियो, ऑडियो, ई सामग्री, अभ्यास प्रश्न, गतिविधियाँ और समय समय पे हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से हम इसका प्रयोग करके अपने शिक्षण को अच्छा यानी कि प्रभावी बनाने का प्रयत्न करते हैं। आगे देखिए, दीक्षा पोर्टल पर कई पाठ्य पुस्तकों में QR कोड दिए गए होते हैं। जब विद्यार्थी या शिक्षक इन कोड को स्कैन करता है तो उससे संबंधित डिजिटल सामग्री सीधे उनके सामने आ जाती है। तो जब भी आपने इस ऐप का प्रयोग किया होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ पे QR कोड दिया होता है, और जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने टैब से इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं या जितने भी टीचिंग ऐड होते हैं, जितनी भी सामग्री होती है, सब आपके सामने डिजिटली प्रेजेंट हो जाती है, जिस कारण आप उसको देखने में सक्षम हो पाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए, दीक्षा पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे हम कि क्या क्या विशेषताएं हैं। वैसे तो आप अपने दैनिक जीवन में अपने स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं
तो इन सारे पोर्टल और सारे ऐप का प्रयोग सीधे तौर पे करते होंगे और आपको जानकारी भी होगी। फिर भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इस पोर्टल की। आइए पढ़ते हैं। डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, इसमें वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ और इंटरैक्टिव सामग्री उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, जितने भी डिजिटली शैक्षणिक सामग्री होती हैं, जैसे कि वीडियो हो गया, कोई भी ऑडियो हो गया, पीडीएफ फॉर्मेट होता है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में, और इंटरैक्टिव सामग्री, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। यानी कि अगर आपने बंद कर रखा है और फिर कभी भी आप इसको खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको सारी सामग्री यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कहीं भी मिस नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, क्यूआर कोड आधारित सामग्री। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड स्कैन करके संबंधित डिजिटल संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चैप्टर का क्यूआर कोड होता है। अगर आप अपने फ़ोन या अपने टैब से जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उनके अभ्यास प्रश्न होते हैं, या कोई भी गतिविधि होती है, या ऑडियो या वीडियो होते हैं, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें आपके सामने डिजिटली प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षकों के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, आपने दीक्षा पे न जाने कितनी सारी ट्रेनिंग की होंगी। समय समय पर दीक्षा अपडेट होता रहता है, यानी कि दीक्षा पे बहुत सारे प्रशिक्षण आते रहते हैं, जो स्कूलों के शिक्षकों द्वारा, कभी कभी इंचार्ज या हेड मास्टरों के द्वारा अलग अलग प्रशिक्षण आता है, जो अलग अलग समय पे किया जाता है। कभी कभी सारे ही शिक्षकों के लिए होता है, कभी सिर्फ हेड मास्टरों के लिए होता है। तो अन्य अलग अलग समय पे अलग अलग प्रशिक्षण प्राप्त होता है आपको दीक्षा पे। यानी कि दीक्षा पोर्टल अपने आप को अपडेट करती है और आपको अच्छा और प्रभावी शिक्षक बनाने का पूरा प्रयास करने का कार्य करती है। आगे देखिए, बहुभाषीय सामग्री। इसमें कई भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इसका प्रयोग किया होगा, यानी कि दीक्षा पोर्टल का प्रयोग किया होगा और करते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि आप जब जैसे आप इंस्टॉल करते हैं या आप लॉगिन करते हैं, तो आपसे भाषा पूछता है कि आप किस भाषा को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इस पोर्टल पे बहुत सारी भाषाएं होती हैं, और उन भाषाओं में जिस भाषा में आप इजी हैं, यानी कि जिस भाषा के साथ सहज हैं या शिक्षण कार्य करना पसंद करते हैं या कर रहे हैं, आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं और उस भाषा का चयन करके आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। निःशुल्क उपयोग। दीक्षा पोर्टल का उपयोग सभी शिक्षक और विद्यार्थी मुफ्त में कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा पोर्टल है जो आप अपने लिए बिल्कुल मुफ्त में रख सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं, ना ही शिक्षार्थियों को और ना ही टीचर्स को। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक बार बस आप ऐप इंस्टॉल करके, लॉगिन करके, और जितनी भी सामग्रियाँ हैं इस पे उपलब्ध, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के हर प्रयास आप यहाँ से कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो भी समय समय पर इसका प्रयोग करके अपने जो लर्निंग है उसको बढ़िया या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे क्या है। थर्ड, पाठ्यक्रम संचालन में डिजिटल संसाधनों की भूमिका। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर पाठ्यक्रम संचालन पे ही बेस्ड है, तो आपके पाठ्यक्रम संचालन को कैसे बेहतर तरीके से या प्रभावी तरीके से आप संचालित कर सकते हैं, हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल संसाधन पाठ्यक्रम के कारण आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो देखिए, डिजिटल संसाधन पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पहला है शिक्षण को रोचक बनाना। वीडियो, चित्र, एनिमेशन और ऑडियो सामग्री के माध्यम से पढ़ाई अधिक आकर्षक और समझने योग्य बन जाती है। देखिए, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं अपनी कक्षाओं में, आप समझिए कि आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग ना करते हुए आप बच्चों को टैब पे ले आइए या अपने फ़ोन पे ले आइए, दीक्षा का प्रयोग कीजिए, तो देखिए कि जो बच्चों की जागरूकता है वो ज़्यादा अलग हो जाएगी। थोड़ा सा जो पारंपरिक तरीका है उससे थोड़ा सा वो हट के ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा जागरूक होते हैं, थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी आप
कोई भी टीचिंग ऐड का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कार्य करते हैं। चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऐड होते हैं और यहाँ पे बच्चों की बहु इंद्रियाँ काम करती हैं। इस तरीके से जो पढ़ाई होती है वो अधिक आकर्षक होती है, स्पष्ट होती है और समझने युक्त होती है, यानी कि बच्चा अच्छी तरीके से ज़्यादा समझता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बच्चों के शिक्षण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। आगे देखिए, जटिल विषयों को सरल बनाना। कई बार किताबों में दिए गए विषय को समझना कठिन होता है, लेकिन डिजिटल सामग्री जैसे वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। दोस्तों, बीइंग अ टीचर, आप लोगों ने अपने कक्षाओं में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ाए होंगे बच्चों को जिसको पढ़ाते वक्त आपको ये अनुभव हुआ होगा। आप निश्चित तौर से ये अनुभव करते होंगे कि जब आप मौखिक रूप से उन चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चा शायद उस तरीके से ना समझ पा रहा हो जिस तरीके से आप उसको समझाना चाह रहे हो, या जितनी समझ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विषय को या टॉपिक को लेके बच्चे में आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रही है। लेकिन आप सपोज करिए कि जब आप किसी टीचिंग ऐड का प्रयोग करते हैं, किसी चार्ट का, किसी पोस्टर का और किसी भी टीएलएम का, तो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट दिखाता है, अधिक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं फैसिनेट कर रही होती हैं। तो जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कोई भी जटिल सब्जेक्ट है उसको आसान बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करके उसको बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले ही आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर बच्चे को रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ाना है, अगर कक्षा 6 में है बच्चा, कक्षा 7 में है, तो रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ाने के लिए आप पोस्टर का प्रयोग करते हैं तो बच्चा अच्छे से समझता है। वैसे ही अगर प्रारंभिक कक्षाओं की बात की जाए तो अगर बच्चे को अवेयरनेस के बारे में पढ़ाना हो, परिवार के बारे में पढ़ाना हो, या संसाधन के बारे में पढ़ाना हो, या यातायात के साधन के बारे में पढ़ाना हो, या यातायात के नियमों के बारे में पढ़ाना हो, तो सपोज कीजिए कि अगर आप अपने कक्षा में बच्चों को यातायात के नियम बता रहे हैं कि हाँ जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए, रेड लाइट हो तो रुकना चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो अगर ये पूरी की पूरी चीज़ों को आप एनिमेशन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा, बहुत स्पष्ट तरीके से उसको चीज़ें समझ आएंगी, उसके जितने भी विजुअल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। तो हमेशा ये सारी चीज़ें बच्चों के अधिगम को स्ट्रांग बनाती हैं। ये मेरा मानना है, मतलब मेरा ओपिनियन है कि कभी भी टीचिंग ऐड का प्रयोग करें तो इस तरीके से करें कि बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के करें और बच्चे का जो अधिगम है वो काफ़ी स्पष्ट होगा और बहुत अधिक समय तक प्रभावी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, स्व अध्ययन को प्रोत्साहन। डिजिटल संसाधनों की मदद से विद्यार्थी स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं और अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल होता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर आपने फ़ोन दे दिया या टैब या कुछ भी आपके पास ऐसे रिसोर्सेस हैं तो अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया तो बच्चा खुद से ही यूट्यूब वगैरह लगा के खुद से ही पोएम देखता रहता है। या अगर छोटा बच्चा है आपके घर में 3 साल का, 4 साल का, तो वो खुद से ही क ख या 1 2 लगाता है, खुद देखता है, अगर उसका मन होता है तो खुद से राइम्स लगा लेता है, खुद से पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये जागरूक बनाता है या कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आकर्षक होती हैं। ऑडियो वीडियो जो एक्ट होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है कि ये रीज़न है कि बच्चा स्व अध्ययन के लिए खुद को प्रोत्साहित करे। आगे देखिए, शिक्षकों की सहायता। शिक्षकों को पाठ पढ़ाने के लिए अतिरिक्त सामग्री और गतिविधियाँ मिलती हैं जिससे वे कक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं। देखिए, जब भी शिक्षक कक्षा में उपस्थित होता है तो उसके पास पाठ्य पुस्तकों के अलावा उसके पूर्व ज्ञान, उसके अनुभव, ये सारी चीज़ें उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। लेकिन इनके अलावा अगर शिक्षक के पास और भी सामग्री हो, टीएलएम हो, पोस्टर हो, चार्ट हो, स्थानीय संसाधन हो और भी कोई रिसोर्सेस हो, दीक्षा ऐप हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो ये सारी चीज़ें टीचर्स की हेल्प करती हैं कि शिक्षक अपने जितने भी अनुभव है उनको शेयर करें, इन माध्यमों का प्रयोग करके बच्चों तक अपनी बेस्ट जानकारी पहुंचाए, बच्चे के अधिगम को इतना अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करे कि जब भी बच्चा कोई टॉपिक पढ़े तो उसका अधिगम प्रभावी रहे, बहुत समय तक रहे
और बच्चा एकदम एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करे जब भी क्लास में रहे। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो भी ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो शिक्षक की मदद तो करते हैं, उनको गतिविधियों के लिए अतिरिक्त सामग्री प्रोवाइड करते हैं और वे कक्षा में अधिक सक्रिय नज़र आते हैं। टीचर्स भी सक्रिय होते हैं और बच्चे भी सक्रिय होते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है 5वां, शिक्षा में दीक्षा पोर्टल का महत्व। यह शिक्षा डिजिटल को आधुनिक बनाता है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करता है, सीखने को रोचक और प्रभावी बनाता है। देखिए, आप कह सकते हैं कि जो दीक्षा पोर्टल है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षक सामग्री होती हैं और ये एक्सेसिबल है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी बैठे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी कक्षा में जब रहें तभी इसका प्रयोग करें, आप कहीं भी बैठ के इसको देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, इससे जानकारी जुटा सकते हैं। आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए चीज़ें सीख सकते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करता है और सीखने को रोचक और प्रभावी भी बनाता है। आगे देखिए, शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता करता है। देखिए, अगर आप प्रोफेशनली टीचिंग कर रहे हैं तो आपके इस प्रोफेशन को और अच्छा बेहतर तरीके से इसको बनाने में ये मदद करता है और शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है, क्योंकि सारे विद्यार्थियों के पास ये समान रूप से उपलब्ध हो सकता है। अगर किसी भी विद्यार्थी के पास ये ऐप है तो उसके पास सीखने के समान अवसर भी प्रदान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह शिक्षा का समान अवसर प्रदान कर रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है देखेंगे। दीक्षा पोर्टल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। डिजिटल संसाधनों के उपयोग से पाठ्यक्रम संचालन अधिक रोचक, सरल और सुलभ हो जाता है। इसलिए दीक्षा पोर्टल आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर हम पाठ्यक्रम संचालन के ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पाठ्यक्रम संचालन को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। जब भी आप कक्षाओं में जाते हैं तो आपका सबसे पहला प्रयास यही रहता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह बच्चों को अच्छी तरीके से कैसे समझ में आए। तो उसको समझाने के लिए अपने शिक्षण को प्रभावी, स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण और रोचक बनाने के लिए आप इन सारी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये कार्य है उसमें दीक्षा पोर्टल एक अहम भूमिका निभाता हुआ नज़र आता है और महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल एक्ट प्रोवाइड करता है। तो जहाँ भी बच्चे की ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होंगी, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन जो सेंसेस ऑर्गन हैं वो एक्टिव होंगे, तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा। और जब भी बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसका जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, प्रभावी होगा और देर तक रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसी क्लास में हम इसको भी कर लेंगे ताकि अगले दिन हम नए चैप्टर में नए क्लास के साथ मिलेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। और अध्याय 6 हमारे पेपर का सबसे आखिरी चैप्टर होने वाला है। उसके बाद हम पेपर 3 पढ़ेंगे, जो कि हिंदी लैंग्वेज का होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हैंडबुक, शैक्षणिक किट और दीक्षा पोर्टल का समन्वित उपयोग कैसे किया जा सकता है, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, पाठ्यक्रम संचालन के लिए आपने पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ा है, शिक्षक हैंडबुक भी पढ़ा है, शैक्षणिक किट और दीक्षा पोर्टल भी पढ़ लिया। यानी कि पिछले 4 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं उनमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, लेकिन इन सबको समन्वित यानी एकीकृत करके हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसको इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। पाठ्यक्रम संचालन का अर्थ है कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना, ताकि विद्यार्थियों को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। केवल पाठ्यपुस्तक के आधार पर शिक्षण कार्य करना पर्याप्त नहीं होता। शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और बाल केंद्रित बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक, शिक्षक हैंडबुक, शैक्षणिक किट और डिजिटल संसाधन जैसे दीक्षा पोर्टल का समन्वित उपयोग आवश्यक है।
इन सभी संसाधनों के संयुक्त प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समृद्ध बनती है। चलिए समझते हैं इसको। तो जैसा कि आपको पता है कि पाठ्यक्रम संचालन, तो जब भी बात होती है पाठ्यक्रम संचालन की, सिर्फ आप किताबों की बात नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि जब भी आप कक्षा में जाते हैं तो क्या आप सिर्फ किताबों के साथ जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आपकी शिक्षक डायरी होती है, आपके पास किताबें होती हैं, आपके पास चॉक होता है, डस्टर होता है, मार्कर होता है, आपके पास टीएलएम होते हैं, चार्ट होते हैं, पोस्टर होते हैं। तो पाठ्यक्रम, एक प्रभावी पाठ्यक्रम संचालन में ये सारी चीज़ें आप प्रयोग में लाते हैं। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि एक साथ आप एक ही सामान का प्रयोग करें। हो सकता है कि आप एक साथ कई सारी चीज़ों का प्रयोग करें। जैसे कि अगर आपने ऑडियो प्रोग्राम चला दिया, मान लीजिए कि अगर आपने बच्चों को कोई गीत सिखा रहे हैं आप, तो बच्चों के सामने कि आपने कोई ऑडियो चलाया है, ऑडियो प्ले कर दिया, और जब ऑडियो प्ले हो गया तो उस ऑडियो से रिलेटेड आपके पास जितने भी पोस्टर या कार्ड हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को गाने का अभिनय सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एकीकृत करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसा करते होंगे, आप अपने कक्षाओं में जाते होंगे तो आपको निश्चित रूप से ये समन्वय करने आता है चीज़ों को, टीएलएम्स का और जितने भी ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं उस सबका प्रयोग करके आप पढ़ाते होंगे। तो आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक की भूमिका। हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में पाठ्य पुस्तक पढ़ा था, फिर भी एक बार सरसरी निगाह से हम इसको देखेंगे। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मुख्य आधार होती हैं। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु, उदाहरण, अभ्यास प्रश्न और चित्र आदि दिए होते हैं। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को विषय का मूल ज्ञान प्रदान करती हैं और शिक्षकों को पढ़ाने की दिशा देती हैं। पाठ्य पुस्तक का उपयोग, शिक्षक पाठ की योजना बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी पाठ को पढ़कर अभ्यास करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से विषय को आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर शिक्षण करने से सीखना सीमित हो सकता है, इसलिए अन्य संसाधनों का भी उपयोग आवश्यक है। तो पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको सारी चीज़ें पहले से मैंने बता रखी हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक को दिशा प्रदान करती है, शिक्षक को लेसन प्लान बनाने के लिए मदद करती है। बच्चों के लिए एक ऐसा संरचित साधन है जो संरचित रहती है। बच्चे उससे अपना अभ्यास कार्य कर सकते हैं, गतिविधियाँ देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक एक बहुत ही आवश्यक हमारी लर्निंग का हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे तो सीखना कहीं ना कहीं उबाऊ हो सकता है और सीमित हो सकता है। आगे देखिए, शिक्षक हैंडबुक की भूमिका क्या है। शिक्षक हैंडबुक एक मार्गदर्शिका होती है जो शिक्षक को यह बताती है कि पाठ्य पुस्तक को किस प्रकार पढ़ाया जाए। इसमें शिक्षण गतिविधियाँ, विधियाँ, उदाहरण, मूल्यांकन के तरीके और कक्षा प्रबंधन से संबंधित सुझाव दिए होते हैं। शिक्षक हैंडबुक का उपयोग, तो शिक्षक को पाठ की योजना बनाने में सहायता मिलती है। विभिन्न गतिविधियों और शिक्षण तकनीकी की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। मूल्यांकन के उचित तरीकों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार शिक्षक हैंडबुक शिक्षक को प्रभावी और व्यवस्थित शिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपने शिक्षक हैंडबुक को अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो शिक्षक हैंडबुक है वो शिक्षकों के लेसन प्लान में मदद करती है, मूल्यांकन के तरीकों को बताती है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग सीखने के तरीकों के बारे में बताती है और उचित दिशा निर्देश प्रदान करने का भी काम करती है। इस प्रकार जो शिक्षक हैंडबुक है वो शिक्षक के लिए अच्छे मार्गदर्शन का काम करती है। आगे देखिए, शैक्षणिक किट की भूमिका। क्या भूमिका है शैक्षणिक किट की, हम देखें। शैक्षणिक किट विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का समूह होता है, जैसे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, खेल सामग्री, गणितीय उपकरण आदि। इनका उपयोग करके शिक्षक गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण करा सकता है। देखिए, शैक्षणिक किट यानी कि टीएलएम जो होते हैं, भिन्न प्रकार के टीएलएम आप अपने कक्षाओं में यूज करते होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को ये सारी चीज़ें आकर्षक लगती हैं, इसलिए बच्चा बहुत ध्यान देता है, जागरूक होता है, जिज्ञासु होता है। देखिए, शैक्षणिक किट का उपयोग बच्चों को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का अवसर मिलता है। जटिल विषयों का
प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। बच्चों की रुचि और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, समूह कार्य और सहयोग की भावना विकसित होती है। इस प्रकार शैक्षणिक किट सीखने को अधिक व्यवहारिक और रोचक बनाती है। आगे देखिए दीक्षा पोर्टल की भूमिका। तो अभी मैंने आपको दीक्षा अच्छे से समझाया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग भारत सरकार की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो, ई पुस्तकें, अभ्यास प्रश्न और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। देखिए पाठ्यपुस्तकों में दिए गए QR कोड को हम स्कैन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं इसको कि समन्वित उपयोग कैसे किया जा सकता है। पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बनाने के लिए इन सभी संसाधनों का समन्वित उपयोग करना आवश्यक है। जैसे पाठ की योजना बनाने के लिए शिक्षक पहले शिक्षक हैंडबुक की सहायता से पाठ योजना तैयार कर सकता है और पाठ्य पुस्तक के आधार पर विषय वस्तु का चयन कर सकता है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि शिक्षक हैंडबुक और पाठ्य पुस्तक का समन्वित प्रयोग कर रहा है। दूसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षक शैक्षणिक किट का उपयोग करके गतिविधियाँ और प्रयोग करवा सकता है जिससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। डिजिटल सामग्री का उपयोग। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो और ऑडियो सामग्री का उपयोग करके सीखने को और अधिक स्पष्ट और रोचक बनाया जा सकता है। चौथा, मूल्यांकन और पुनरावृत्ति। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों और दीक्षा पर उपलब्ध क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हैंडबुक, शैक्षणिक किट और दीक्षा पोर्टल का समन्वित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक विषय का आधार प्रदान करती है, शिक्षक हैंडबुक शिक्षकों को मार्गदर्शन देती है, शैक्षणिक किट गतिविधि आधारित सीखने को बढ़ावा देती है और दीक्षा पोर्टल डिजिटल संसाधनों के माध्यम से सीखने को आधुनिक और रोचक बनाती है। इन सभी संसाधनों के संयुक्त उपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हम ये भिन्न भिन्न जितने भी पूरक संसाधन हैं उनका समन्वित प्रयोग करके अपनी कक्षाओं को प्रभावी बना सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप एक शिक्षक की भूमिका में हैं और शिक्षक की भूमिका में जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पे आप शिक्षक की भूमिका में नज़र आएंगे और बीइंग अ टीचर आप उस प्रश्न का क्या उत्तर दे पाएंगे। आपसे ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। पाठ्यक्रम संचालन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षक पाठ्य पुस्तक, पूरक संसाधन और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम संचालन में शिक्षक की भूमिका तो हम पढ़ लेंगे, बाकी शिक्षक पाठ्य पुस्तक, पूरक संसाधन और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम पहले के प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि वह एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सहायक के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम संचालन का अर्थ है कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना। इस प्रक्रिया में शिक्षक विभिन्न संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, पूरक संसाधन और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके विद्यार्थियों को सीखने को सरल, रोचक और प्रभावी बनाता है। दोस्तों देखिए क्या ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने का, यानी कि हम पाठ्यक्रम संचालन क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पाठ्यक्रम कैसा बनाएं, आप पाठ्यक्रम का संचालन कैसे करें। उस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करके, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएं, बच्चों को एक्टिव रखें, यानी उनको हमेशा अपने क्लास में एक्टिव रखें, एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में उनको रखें ताकि वह सीख सकें, सीखना उनका प्रभावी हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाने के लिए या लंबे समय तक बनाने के लिए आप किन किन पूरक संसाधनों का प्रयोग करेंगे। बीइंग अ टीचर हम इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में यही देख रहे हैं, और शिक्षक होने के नाते आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे।
देखिए पाठ्यक्रम संचालन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, देखेंगे। पहला है शिक्षण की योजना बनाना। शिक्षक पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाता है। वह यह तय करता है कि कौन सा विषय किस प्रकार पढ़ाया जाएगा और किन गतिविधियों का उपयोग किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल एक शिक्षक पर डिपेंड करता है कि वह निर्णय लें कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त कौन सी गतिविधि करानी है। सपोज कीजिए कि अगर आपको कक्षा 1 या कक्षा 2 में किसी बच्चे को जोड़ पढ़ाना है अपने विद्यार्थियों को, तो जोड़ को पढ़ाते वक्त आप किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे यह एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जो शिक्षक होता है, यानी कि जब आप कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि आपके विद्यार्थियों की सीखने की गति क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है। तो आप उनके इंटरेस्ट, उनकी क्षमता, उनके अकॉर्डिंग गतिविधियों का चयन करते हैं जिससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। सपोज कर लीजिए कि अगर आप बच्चों को जोड़ या घटाना सिखा रहे हैं तो बच्चों को कक्षा में कंचों का प्रयोग करके जोड़ घटाना सिखा सकते हैं। आप अपने स्कूलों में उपस्थित कुछ गिट्टियाँ या कुछ कंकड़ लेके उनको सिखा सकते हैं। या अगर बच्चा डिजिटली सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो आप वीडियो के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षण योजना बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखिए, सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सकें, अपने विचार व्यक्त कर सकें। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो आप हमेशा प्रयास करें कि जब भी आप कक्षा में जाएं तो बच्चा बिल्कुल आपसे सहज रहे, इजी गोइंग रहे, बिल्कुल आपसे डरे नहीं। आप ऐसा भयमुक्त माहौल रखें कि बच्चा अपना प्रश्न पूछ सके, उसको आज़ादी हो, उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसको बोलने का अवसर दीजिए। अगर आप उसको बोलने का अवसर नहीं देंगे तो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा का दमन हो जाएगा। तो आप हमेशा इस बात का प्रयास करें कि आप अनुकूल वातावरण का निर्माण किए रहें अपने कक्षाओं में। बच्चों को डरा के ना रखें, उनको स्वतंत्र छोड़ें ताकि वो अपने प्रश्न पूछ सकें। आगे देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा। शिक्षक केवल व्याख्यान देने के बजाय विभिन्न गतिविधियों, खेलों और प्रयोगों का उपयोग करता है जिससे विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो देखिए जब भी आप गतिविधि का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी सक्रिय होंगे, इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आगे देखिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनकी जिज्ञासा बढ़ाता है। मूल्यांकन करना। शिक्षक समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो पाठ्य पुस्तक आप पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। पूरक संसाधनों का उपयोग भी आप पढ़ चुके हैं और डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ भी इसमें से बचा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, मैंने सारे ही करा दिए हैं। आगे लास्ट में देख लेंगे कि शिक्षक की समन्वयकारी भूमिका क्या होती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक, पूरक संसाधनों और डिजिटल माध्यमों का समन्वित उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक पहले पाठ्य पुस्तक से विषय समझाता है, फिर चार्ट या मॉडल का उपयोग करके उसे स्पष्ट करता है और अंत में वीडियो या डिजिटल सामग्री के माध्यम से उसे और रोचक बनाता है। इस प्रकार शिक्षक विभिन्न संसाधनों को जोड़कर विद्यार्थियों के लिए एक समृद्ध और प्रभावी सीखने का अनुभव प्रदान करता है। तो दोस्तों चैप्टर 5 के ये सारे क्वेश्चन रहे जो कि 6 थे, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा प्रश्न बनता है इस चैप्टर से जो आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा और एग्ज़ाम में आए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले दिन हम मिलेंगे अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड कीजिए, मेरे गले में काफ़ी टाइम से दिक्कत चल रही है, बहुत सारी दवाइयाँ ले रही हूँ फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। अगर आपके पास कुछ रेमेडी हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप किए ही होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए।
ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। और ब्रिज कोर्स को बिल्कुल आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।